नमस्कार, मैं रवीश कुमार। जिस प्रधानमंत्री के नेतृत्व में दूसरे दलों के भ्रष्टाचार के आरोपी बीजेपी में जमा हो रहे हैं, उनका हर रैली में यह कहना कि वे भ्रष्टाचार से लड़ रहे हैं, इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है। बात केवल प्रफुल्ल पटेल की नहीं है, बात उनकी भी है जो ईडी सीबीआई के केस के बाद भागे भागे बीजेपी में आ गए। पीएम के बयान पर कितना हंसते होंगे ऐसे लोग। क्या रैली में सामने बैठी जनता को पता है कि मंच से प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार मिटाने की नहीं, भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में मिलाने की बात कर रहे हैं। उनके लिए भ्रष्टाचार से लड़ाई का मतलब है विपक्ष के नेताओं के पीछे ईडी छोड़ दो और वो अपने आप भागे भागे बीजेपी में आ जाएंगे। अभी तक घोटालेबाज पकड़े जाते थे तो जेल जाते थे, उन्हें कोई पार्टी अपने में शामिल नहीं करती थी, मगर बीजेपी ने अलग ही माफीनामा स्कीम शुरू कर दी है। ईडी की जांच शुरू होती है, जेल जाते हैं और फिर ये लोग बीजेपी में आ जाते हैं। इस वीडियो को पूरा देखिए, देख लीजिए, समय तो बचा नहीं है। जो सत्यानाश होना था वो अब तक हो चुका है। झूठ का बवंडर इतना बड़ा हो गया है कि अब जनता को पता चलने में ही 20 साल लग जाएंगे कि यह सब हुआ जब वो धर्म की राजनीति में अपना आपा खो चुकी थी। इंडियन एक्सप्रेस के दीप्तिमान तिवारी की यह दूसरी बड़ी रिपोर्ट है जो ईडी का भांडा फोड़ देती है, जिसे पढ़कर लगता है कि ईडी के पीछे से कोई गिरोह काम कर रहा है जो न केवल चंदा वसूली करता है बल्कि करप्ट नेताओं को भी दूसरे दलों से वसूल कर बीजेपी में ला रहा है। कोई भी इस हेडलाइन को किसी भी भाषा में समझ सकता है जो यह कहती है कि 2014 से लेकर अब तक जितने विपक्षी नेताओं पर भ्रष्टाचार संबंधी जांच चली है उनमें से 25 भाजपा में शामिल हो गए। जो 25 बीजेपी में आए उनमें से 23 को किसी ना किसी प्रकार की राहत मिली, या तो जांच बंद हो गई या जांच ठंडे बस्ते में डाल दी गई। इनमें से 10 कांग्रेस से बीजेपी में आए, एनसीपी और शिवसेना से 4-4, टीएमसी के 3, टीडीपी के 2, सपा और वाईएसआर कांग्रेस के 1-1 सांसद बीजेपी में आए। सिर्फ 2 मामले ऐसे हैं जिनमें भाजपा में शामिल होने के बाद भी ईडी की कार्रवाई चल रही है। कांग्रेस की पूर्व सांसद ज्योति मिर्धा और टीडीपी के पूर्व सांसद वाईएस चौधरी के मामले में 2022 से 23 के बीच महाराष्ट्र में ईडी खूंखार हो गई। उसी दौरान महाराष्ट्र में सबसे अधिक नेता बीजेपी में आए और वहां बीजेपी की सरकार बन गई। इस दौरान एकनाथ शिंदे शिवसेना से, अजीत पवार एनसीपी से अलग होकर भाजपा के गठबंधन में शामिल हुए। महाराष्ट्र के 12 राजनेता इस सूची में शामिल हैं जो दीप्तिमान तिवारी बताते हैं। 11 भाजपा में 2022 के बाद शामिल हुए। ये कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना से हैं। एक तरह से इन जांच एजेंसियों की कार्रवाई के बाद महाराष्ट्र की क्षेत्रीय पार्टियां खत्म सी हो गईं, छिन्न भिन्न कर दी गईं। शिवसेना और एनसीपी का सिंबल भी कोई और ले गया। अब पता चल रहा है कि ईडी के जरिए बीजेपी ने किस तरह से अपने लिए राजनीतिक मैदान साफ किया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने घर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें बताया था कि बीजेपी में 400 से अधिक विधायक दूसरे दलों से शामिल हुए हैं। इनमें से 200 से अधिक विधायक केवल कांग्रेस से निकलकर बीजेपी में आए हैं। यह कोई छोटी मोटी संख्या नहीं है, यह दल बदल भी नहीं है। निश्चित रूप से यह अपने आप में विधायक सांसद वसूली का मामला और गिरोह लगता है। 411 एमएलए को 10 साल में उन्होंने अपने तरफ लिया। अब मैं ये नहीं कहता कितना पैसा दे के खरीदे, क्या करे वो नहीं, लेकिन आपको तो मालूम है कितने सरकारें हमारे इलेक्टेड थे, जैसा कि मध्य प्रदेश, कर्नाटक, मणिपुर, गोवा, उत्तराखंड, ये सब आप जानते हैं कैसे गिरे ये। अब पता चल रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व से प्रभावित होकर ये विधायक सांसद बीजेपी में नहीं जा रहे हैं, बल्कि ईडी से थर-थर कांपते हुए बीजेपी में जा रहे हैं। इन भगोड़ों के लिए ईडी ही प्रधानमंत्री हैं, ईडी ही उनका नेतृत्व है। और प्रधानमंत्री कहते हैं ईडी ने कभी केस बंद नहीं किया। अभी तमिल चैनल थांती से उन्होंने यही कहा कि ईडी जो केस शुरू करती है वो बंद नहीं करती। हम उनका यह बयान पिछले वीडियो में भी पढ़ चुके हैं, फिर से छोटा सा हिस्सा पढ़ देते हैं। प्रधानमंत्री कहते हैं ऐसा है जिस भी पॉलिटिशियन का होगा केस चलेगा। आप मुझे बताइए, एक केस बताएं कि भाई इसका केस ईडी ने बंद किया। यह जानते हुए भी कि प्रफुल्ल पटेल के खिलाफ 8,000 करोड़ के भ्रष्टाचार का मामला सीबीआई ने बंद कर दिया। अजीत पवार के खिलाफ मामला बंद हुआ है। प्रधानमंत्री फिर भी कहते हैं ईडी केस नहीं बंद करती है। 23 में से 3 मामले बंद कर दिए गए जो दीप्तिमान तिवारी ने दिखाया है। बाकी 20 मामले या तो ठंडे बस्ते में भेजे जा चुके हैं या फिर रुके हुए हैं। दीप्तिमान लिखते हैं कि भाजपा में शामिल हो जाने के बाद से जांच एजेंसियों का एक्शन इनएक्शन हो रहा है, यानी कोई कार्रवाई ना करना ही उनकी कार्रवाई रही है। सीबीआई, आयकर, स्थानीय पुलिस, आर्थिक अपराध शाखाओं, एंटी करप्शन ब्यूरो भी इस तरह की टारगेटेड कार्रवाई में शामिल होते हैं। ईडी की कार्रवाई स्वतंत्र रूप से नहीं होती है, दूसरी एजेंसियों द्वारा शिकायत के बाद ही ईडी अपना काम शुरू करती है। खुद प्रधानमंत्री ने अपने इंटरव्यू में यह सब बताया है।
इंडियन एक्सप्रेस के दीप्तिमान तिवारी ने लिखा है कि प्रताप सरनायक की कंपनी के लेन देन के मामले में आर्थिक अपराध शाखा ने जनवरी 2021 में क्लोजर रिपोर्ट दायर कर दी। इसके 1.5 साल बाद वे शिंदे के साथ एनडीए में शामिल हो गए। 8 महीने के बाद कोर्ट ने क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार कर ली, जिसके बाद ईडी के केस की धार ही खत्म हो गई। एक अन्य मामले में सरनायक के खिलाफ जांच चल रही है। 2012 में जब यह मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष थे कृपा शंकर सिंह, तब पुलिस ने उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का केस दर्ज किया। एफआईआर के आधार पर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनाया, उनके बेटों से पूछताछ की। 2015 में इनके खिलाफ चार्जशीट दायर होती है। कहा जाता है कि इनके पास 95 करोड़ की संपत्ति है, जिसमें से 18 करोड़ की संपत्ति आय से अधिक है। चार्जशीट बिना विधानसभा स्पीकर की मंजूरी के दाखिल की गई थी, इसलिए कोर्ट द्वारा डिस्चार्ज कर दी जाती है। सितंबर 2019 में कृपा शंकर सिंह कांग्रेस से इस्तीफा देते हैं, 2 साल बाद भाजपा में शामिल हो जाते हैं। आज की तारीख में ईडी का यह केस इनफ्रक्चुअस हो चुका है, निष्फल हो गया है। कृपा शंकर सिंह जौनपुर से मोदी के 400 पार की संख्या में शामिल होने जा रहे हैं। सब कुछ आपकी आंखों के सामने है। भ्रष्टाचार को लेकर प्रधानमंत्री का यह झूठ इस तरह से पकड़ा जा रहा है, फिर भी वे बोले जा रहे हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। ईडी केस बंद नहीं करती है, कैसे कह देते हैं? यह विश्वास शायद इसलिए भी है कि उन्हें पता होगा कि हिंदी का संपादक, उसका मालिक अपने अखबार में यह सब खबर विस्तार से छापेगा ही नहीं, हिंदी का चैनल दिखाएगा भी नहीं, तो गांव-गांव में और मेहनत मजदूरी करने वाली आम जनता को पता ही नहीं चलेगा कि उनके देश में यह सब खेल चल रहा है। इंडियन एक्सप्रेस की इस रिपोर्ट को हिंदी के अखबार आपके घरों तक पहुंचने नहीं देंगे। आप अंधेरे में हैं, आप अंधेरे में रहेंगे और प्रधानमंत्री की बात पर ताली बजाते रहेंगे। क्या भ्रष्टाचारियों को बचाना है? क्या भ्रष्टाचारियों को बचाना है? क्या भ्रष्टाचारियों को बचाना है? भ्रष्टाचार जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? भ्रष्टाचार यह अपने आप में भारत की राजनीति का सबसे बड़ा घोटाला है। एक तरफ ईडी और आईटी के छापे के बाद कंपनियां बीजेपी को 2400 करोड़ का चंदा देती हैं, दूसरी तरफ केंद्रीय जांच एजेंसियों के छापे के बाद विरोधी दल के नेता सैकड़ों की संख्या में अपनी पार्टी छोड़कर बीजेपी में आ जाते हैं। पैसा और नेता दोनों की वसूली हो रही है। यह दल बदल नहीं, वसूली है, नेता वसूले जा रहे हैं। ऐसा तो भारत की राजनीति में किसी ने आज तक नहीं किया। दिल्ली में कई जगहों पर एक होर्डिंग लगी है। इस होर्डिंग को देखते ही लगेगा कि भ्रष्टाचार मिटाने की गारंटी देने में प्रधानमंत्री मोदी का जवाब नहीं। इस होर्डिंग पर अगर आप दीप्तिमान तिवारी की यह रिपोर्ट फोटोशॉप के जरिए लगा दें तो कैसा लगेगा? जिन सभाओं में प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार से लड़ाई की बात कर रहे हैं, क्या वहां लाई गई जनता को पता है कि ईडी, सीबीआई और आईटी ने विपक्ष के 25 बड़े नेताओं के यहां छापे मारे, मनी लॉन्ड्रिंग के केस दर्ज हुए और गिरफ्तार किया गया? वे सब भागकर बीजेपी में आ गए और उनमें से 23 को राहत मिल गई। वैसे बीजेपी में शामिल होने वाले नेताओं की संख्या 400 बताई जाती है। इस होर्डिंग की जगह एक दूसरी होर्डिंग भी लगाई जा सकती है, जिस पर प्रफुल्ल पटेल, अजीत पवार, नवीन जिंदल का फोटो लगा दीजिए। पिछले 1 साल में ये 3 बड़े नेता बीजेपी में आए हैं, इन्हें अलग अलग तरीके से राहत मिली है। साथियों, 24 के इस चुनाव में अब स्पष्ट रूप से 2 खेमे बन गए हैं। एक तरफ हम लोग ईमानदारी और पारदर्शिता जनता जनार्दन के सामने लेकर के आए हैं। दूसरी तरफ भ्रष्टाचारी, परिवारवादी, उनका जमावड़ा है। ये भ्रष्टाचारी मोदी को धमकी भी दे रहे हैं, दिन रात गाली भी दे रहे हैं। अब देखिए क्या खेल चल रहा है। हम हैं जो कह रहे हैं भ्रष्टाचार हटाओ, और वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। आप मुझे बताइए, भ्रष्टाचार हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए? भ्रष्टाचार हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए? भ्रष्टाचार से मुक्ति मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? भ्रष्टाचारी जेल जाने चाहिए कि नहीं जाने चाहिए? भ्रष्टाचारियों को सजा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ये देश की आवाज है। हर भ्रष्ट पर कार्रवाई जारी रहेगी। और तीसरे टर्म की शुरुआत में अब 2-2.25 महीने बाकी रहे हैं, बहुत कम समय बाकी रह गया है। तीसरे टर्म में भ्रष्टाचार पर और तेज प्रहार होगा, ये मैं आपको गारंटी देने आया हूं।
क्या आप तक यह खबर पहुंची? आपके अखबार ने मोटी मोटी हेडलाइन छापकर आपको बताया कि 8,000 करोड़ के विमान घोटाले के आरोपी प्रफुल्ल पटेल अब बीजेपी के लिए हीरा मोती हो गए। 8 ही महीने हुए बीजेपी के साथ आए। सीबीआई ने उनके खिलाफ घोटाले की फाइल बंद कर दी और क्लीन चिट दे दी। कोयला घोटाला और एयर इंडिया के विमान खरीद का घोटाला, इसके बुनियाद पर ही बीजेपी ने 2014 से पहले का राजनीतिक माहौल बनाया, चुनाव में जीत हासिल की। मगर इसके दो बड़े मुख्य आरोपी आज बीजेपी के साथ हैं। नवीन जिंदल तो बीजेपी में हैं। प्रफुल्ल पटेल और अजीत पवार दोनों पर बीजेपी ने 70,000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया। मतलब यही दो आरोपी हैं जिन पर 1,40,000 करोड़ के घोटाले का आरोप बन जाता है, वो अब बीजेपी के साथ है। इतना बड़ा चेक बीजेपी में आ गया। क्या प्रधानमंत्री अपना ही बयान नहीं सुनते हैं कि उन्होंने पिछले साल जुलाई में भोपाल में एनसीपी के इन घोटालों को लेकर क्या कहा था? अगर मैं एनसीपी की बात करूं तो एनसीपी पर भी करीब 70,000 करोड़ रुपए के घोटालों का आरोप है। महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक घोटाला, महाराष्ट्र सिंचाई घोटाला, अवैध खनन घोटाला, इनकी लिस्ट भी बहुत लंबी है। इन पार्टियों के घोटालों का मीटर कभी डाउन ही नहीं होता। अब यही लोग बीजेपी के साथ हैं। अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल बीजेपी के साथ जाकर ईमानदार हो गए। जनता धर्म का कटोरा लेकर बैठी है या देखने समझने के लिए तैयार ही नहीं कि उसके साथ कितना बड़ा छल हुआ। कम से कम यही सवाल कर लेती कि केवल भ्रष्टाचारी ही बीजेपी के साथ आए हैं या 1,40,000 करोड़ का चेक भी साथ लाए हैं। वैसे 2G घोटाला भी एक बड़ा मुद्दा था, लेकिन चंदे का धंधा घोटाले में यह रिपोर्ट आई तो सही कि सैटेलाइट स्पेक्ट्रम की नीलामी होनी थी, मगर नीलामी नहीं हुई। नीलामी की प्रक्रिया समाप्त कर दी गई और जैसे ही समाप्त हुई, एयरटेल भारती ने नीलामी हटाने से पहले और बाद में बीजेपी को 150 करोड़ का चंदा दे दिया। उसके बाद एयरटेल के समूह की कंपनी को स्पेक्ट्रम के लिए अप्लाई करने का लाइसेंस मिल जाता है। लेकिन यह खबर भी आप तक मोटी मोटी हेडलाइनों के साथ नहीं पहुंची होगी। आपके अखबार और चैनल ने आपके साथ धोखा किया है। खुद बीजेपी ने आरोप लगाया था कि जब प्रफुल्ल पटेल नागरिक विमानन मंत्री थे 2005-6 के बीच, तब एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस के लिए 111 विमान खरीदने का करार हुआ। विमान की जरूरत नहीं थी, मगर रिश्वत की लालच में यह खरीद की गई और 70,000 करोड़ का घोटाला हुआ। प्रफुल्ल पटेल को लेकर तब के मीडिया और आज के गोदी मीडिया ने अनगिनत रिपोर्ट की है। लेकिन जब क्लीनचिट की खबर आई, सीबीआई की जांच बंद करने की खबर आई, तो बहुत साधारण तरीके से इन खबरों को निपटा दिया गया। पुरानी खबरों और आरोपों का विस्तार से वर्णन नहीं किया गया। जनता को याद ही नहीं दिलाया गया कि उसे किस तरह से बेवकूफ बनाया गया है। क्या प्रफुल्ल पटेल इतने लोकप्रिय नेता हैं कि उनके बिना बीजेपी को 400 सीट नहीं आएगी, इसलिए चुनाव शुरू होने के बाद सीबीआई ने उनके खिलाफ यह जांच बंद कर दी? क्या बीजेपी ने इस बात के लिए देश से माफी मांगी है कि उसने 2011 के साल से एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस के लिए खरीदे गए विमानों को लेकर 70,000 करोड़ के घोटाले के आरोप लगाए हैं? बार बार प्रफुल्ल पटेल का नाम लिया है, कई बार संसद में चर्चा के लिए नोटिस दी, बीजेपी के नेताओं ने अनगिनत प्रेस कॉन्फ्रेंस किए। अब उस घोटाले का चेहरा यानी प्रफुल्ल पटेल करप्ट से ईमानदार हो गए, एनसीपी के रास्ते बीजेपी के पार्टनर हो गए। हम 2011 की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का वीडियो दिखाना चाहते हैं। बीजेपी के नेता